नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 163वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं और ये ग्राम पंडित की जो श्रृंखला चली है इसके अंदर, तो उसकी ये श्रृंखला है ग्राम पंडित वाली, वो है 17वीं। क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राम अनुसूची 11 में जो 29 विषय हैं उसमें मैं एक एक विषय पर ग्राम पंडित के बारे में आपको बताता हूँ। तो आज का जो विषय है वो 17वां विषय है अनुसूची में, और वो विषय है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नहीं, शिक्षा तो एक तरह से वो विस्तार विषय दिया ही गया है, लेकिन उसमें ये लिखा गया कि इसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल है। देखिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर वो केवल विद्यालय की बात नहीं है, वो ग्राम पंचायतों को एक तरह से अधिकार दिया गया है, पूरी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अपने आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का ही अधिकार दिया गया, जिसमें कि इन विद्यालय भी शामिल हैं। यानी कि शिक्षा के जितने भी आयाम हैं सभी का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अब आप जानते हैं शिक्षा का क्या है कि एक शिक्षा तो जो औपचारिक है, अनौपचारिक है, और ये शिक्षा जो होती है और पारंपरिक है, तमाम ही शिक्षाएं होती हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। मतलब एक तो मतलब ऐसे आप मोटे रूप से समझिए कि एक विद्यालयी शिक्षा है जिसमें कि आप जाके विद्यालय में पढ़ते हैं, और उसके अलावा भी शिक्षा के बहुत सारे आयाम हैं। तो गांव के लोगों को, ग्राम पंचायत को ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ विद्यालय का आप काम देखेंगे, बल्कि उनको ये बताया गया है कि आप हर प्रकार के जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का जो काम लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपनी पूरी गांव ग्रामीण जनता को, जिस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, जो और लोग भी हैं जो शिक्षित नहीं हैं, उन लोगों को किस तरह से आप शिक्षित करेंगे और शिक्षा के हर आयाम से उनको शिक्षित करेंगे। अब देखिए, मैं आधुनिक शिक्षा में तो मैं ये समझता हूँ कि सिवाय विद्यालयी शिक्षा के आधुनिक शिक्षा में कोई चीज़ और तो शामिल नहीं की गई है। मैं नहीं देखता, आपके मन में जब शिक्षा की बात आती है तो यही आप समझते हैं कि शिक्षा मतलब स्कूल, कॉलेज, और वहाँ जाके जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से पढ़ाई, और उस पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें शामिल रहती हैं, सभी चीज़ पढ़ते हैं जो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कोई शिक्षा का अवधारणा है, खासकर गांव के लोग समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी तो अवधारणा मैं नहीं समझता कि कहीं आपको किसी गांव में या समाज में कहीं इस तरह की अवधारणा व्याप्त है या उसको विकसित किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। आज मैं देखिए उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा आपको, देखिए, और उसको समझने की ज़रूरत है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, ये हमारी मूल शिक्षा पद्धति, जो हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति की शिक्षा पद्धति है, वो नहीं है। ये शिक्षा पद्धति है जो कि वो कहते हैं लोग मकाले, जो ब्रिटिश शासन से ये शिक्षा पद्धति दी गई, और उस ब्रिटिश शासन शिक्षा की जो पद्धति है उसमें वही स्कूल खोलिए और स्कूल में खोल के उनमें ये विषय पढ़ाइए बच्चों को, और जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से उनका सिलेबस बनाइए, पाठ्यक्रम बनाइए, और उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए। यानी कि जो भी शिक्षा है वो एक तरह से सभी बच्चों को एक तरह से वो शिक्षा एक ही जैसी शिक्षा दी जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये आपकी जो शिक्षा पद्धति मकाले वाली है, वो तो भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लागू कर दिया, उससे चल रही है। थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत ही कम बेस होता रहता है, थोड़ा बदलाव होता है, कुछ जोड़ देता है, कुछ घटा देते हैं, और उसको कहने के लिए कि ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में इसके आ गई, कुछ ये आ गए, लेकिन वो कोई मूलभूत जो अवधारणा है भारतीय शिक्षा के देने की, वह कहीं भी इसमें समाहित नहीं है। और मैं थोड़ा एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊँ। हमारे यहाँ भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो अवधारणा है वो मनुष्य के बारे में यह है कि उसका एक मनुष्य का जन्म हुआ है, उसको अपने पुरुषार्थ को भोगने के, साबित करने के लिए पुरुषार्थ को, आप मनुष्य जन्म आया तो जन्म इसलिए लिया है कि उसे अपने
पुरुषार्थ को इसमें धरती पर आके उसको अपने पुरुषार्थ को साबित करना है, पुरुषार्थ को दिखाना है। अब पुरुषार्थ क्या है उसका? पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह है पुरुषार्थ। मतलब हर व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये उसको करना ही करना है। अगर ये नहीं है तो फिर उसका कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, फिर तो जन्म लिया और मर के चला गया। अब ये बहुत ही व्यापक चीज़ है अर्थ वो धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो मोटे मोटे में कोई आपको समझा देगा कि तो वो सब वो उसमें समझ जाइए। हर इसमें इसका जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इसका एक बहुत व्यापक आपके जो जीवन में पूरे संपूर्ण जीवन है, मतलब मनुष्य के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, यहाँ कोई जाति और धर्म और ये वो नहीं है कि कहाँ पैदा हुए, कि हाँ उत्तर दक्षिण पश्चिम पहाड़ जमीन। व्यक्ति जीवन में ही जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसको सभी को पुरुषार्थी बनना चाहिए। ये हमारी चिंतन है, हमारी ये सोच है। अब अर्थ और धर्म, अर्थ का धर्म का मतलब ये कभी भूल के भी मत सोचिएगा कि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ये धर्म वो धर्म ये जाति वो पांच। धर्म का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, भूल के भी मत सोचिए धर्म का। धर्म का मतलब है कर्म, कर्म का मतलब है दायित्व। हर व्यक्ति को जीवन में क्या एक अपना कर्म करने के लिए जो चीज़ सीखनी होती है उसको कहते हैं धर्म। हर व्यक्ति का धर्म है, कर्म है कोई ना कोई, यानी कि जैसे जिस कर्म को करेगा उस कर्म में उसको लग के किस तरह आगे बढ़ना है, पहले कदम। अब कर्म का मतलब ये है कि क्योंकि आप पैदा हो गए तो क्या बिना कर्म किए हुए तो आपका जीवन विकसित होगा नहीं। चाहे आप कहीं भी पैदा हुई, धरती पर कहीं भी पैदा हुए, कर्म करना पड़ेगा। अब वो कर्म आपका हो, कौन सा कर्म आप में लगे हुए, कौन सा कर्म कर रहे हैं या कौन सा कर्म में आपको लगाया जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन कर्म तो होना ही होना है। अब कर्म से आपने अपने को कर्म से तैयार किया, आप उसके बाद आप कर्म इसलिए दूसरी स्तर क्या है, कर्म के बाद आता है आपका अर्थ। तो अगर बाद में अर्थ आता है तो इसका ये मतलब है कि आप अपना ऐसा कर्म करिए जिससे कि आप अर्थ को कमा सकें। मतलब कर्म कैसा करिए जिससे कि अर्थ को कमा सकें। और ये जो कर्म है तो धर्म वाला जो कर्म है इसमें यह है कि कोई भी ऐसा कर्म न करिए जो कर्म आपको अपने जो कर्तव्य है उससे कोई विचलित करता हो। मतलब वो कर्तव्य और कर्म को मिला के ये आप कह सकते हैं धर्म बना है। धर्म शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो अपना जो कर्तव्य है और उस कर्तव्य को निभाते हुए जो कर्म है और उस कर्म का जो उद्देश्य है वो आपका होना चाहिए अर्थ कमाने का। तो आपका पहला तो आपको सीखना है कि कौन सा हम कर्म करें और कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, यानी पूर्ण तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करें। किस लिए? अर्थ कमाने के लिए। तो अब अर्थ आपने कमाने के लिए रहता थी। अब अर्थ कमा के क्या करेंगे? अर्थ कमा के आप उसको, उन्होंने कहा कि नहीं अर्थ कमाएंगे, क्या क्या जो आवश्यकता है उसकी, तो अर्थ की आवश्यकता ये है कि भोग करिए। भोग का मतलब है कि हर मनुष्य का ये प्रवृत्ति होती है कि हम भोग का एक सुख से रहें और उसके साथ साथ अपना विस्तार करें, अपने परिवार का विस्तार का मतलब अपना विस्तार, अपना विस्तार का मतलब परिवार बनाए। तो वो भी उसमें शामिल है। स्त्री है, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उसी में समाज है, उसी में पद है, प्रतिष्ठा है, सब उसी में आपके भोग में शामिल है, जिससे कि आपको अपना सुखी जीवन हो, सम्मानपूर्ण जीवन हो और समाज में और परिवार में एक पारिवारिक जीवन। तो एक तरह से समझिए कि अपना जीवन सुखमय हो, पारिवारिक जीवन सुखमय हो और सामाजिक जीवन में आपको पद और प्रतिष्ठा हो। ये होता है भोग का मतलब। तो आपने अपना कर्तव्य पालन किया, फिर अर्थ कमाया और अर्थ कमाने लायक बने और उससे अपने ये जीवन के सुखी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपने मार्ग। अब ये के बाद चौथा आता है मोक्ष।
मोक्ष का ये मतलब है कि जो कुछ आपने प्राप्त किया, जो कुछ आपने प्राप्त किया, आपने क्या प्राप्त किया? कर्तव्य मार्ग से चल के आपने कर्म का रास्ता चुना। उसके बाद आपने क्या प्राप्त किया? आपने कर्म अर्थ प्राप्त किया, और अर्थ प्राप्त करने के बाद आपने क्या किया? भोग किया। तो ये जो तीनों चीज़ें आपने भोग किया, मोक्ष का मतलब है कि ये चीज़ें आपने तो प्राप्त कर लिया। अब समाज के और चाहे अन्य लोग भी इसको प्राप्त करें। अब इसके प्राप्त करने के दो मार्ग है, तरीका है, वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस मार्ग से मैं आया हूँ, अब आप लोग इस मार्ग से ये चीज़ प्राप्त करेंगे। और आपको लगे कि ये चीज़ें हमने जो प्राप्त कर लिया अब हम बहुत हो गया, अब हमें छोड़ना चाहिए, आप छोड़ते जाइए और उनको देते जाइए, ताकि ये सिलसिला चला रहे। मोक्ष का मतलब ये भी अवधारणा बहुत गलत है कि सब छोड़ के आप के चले जाइए। अरे कहाँ जाएंगे छोड़ के? कौन सा जंगल बैठा जाएंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि आप ये सब चीज़ें जो अपना कर्म है, अर्थ है और या भोग है, ये एकदम से आपसे हलक थोड़ी हो जाएगा। ये तो आपके साथ तो रहेगा ही रहेगा ना। लेकिन इन चीज़ों का जो आपने प्राप्त किया, उन चीज़ों को कैसे, अब आपकी इसमें कितनी आपकी ज़रूरत है और कितनी आने वाली लोगों के लिए कैसे आप करें कि ताकि वो उनको भी ये सब प्राप्त हो जाए। अब आप ही सारा कुछ अगर हड़प लेंगे, सब कुछ पे आप ही का कब्जा हो जाएगा, तो फिर आपके परिवार में जो बच्चे होंगे जिनको आपने अपने सुख के लिए पैदा किया है, आपने अपना परिवार बढ़ाया सुख के लिए कि आपको संतोष मिलता है, तो उनको कैसे प्राप्त होगा जब आप ही उसको प्राप्त उसमें अपने कब्जे में रखे रहेंगे? तो फिर तो आपने वो दायित्व मोक्ष को, जो मोक्ष के यहाँ ये है कि आप जो चीज़ आप प्राप्त कर चुके हैं वो आपके ही बच्चे, आपके परिवार के और आपके समाज के लोग प्राप्त करें, इसके लिए कोई आपका दायित्व है कि नहीं है? तो उन चीज़ों को आप उनको उपलब्ध कराएंगे, इसी को आप कहिए मोक्ष। और ये मोक्ष, और ऐसे तरीके उनको आप प्रेरित करिए, उनको तैयार करिए, और समाज में रह के, मोक्ष का मतलब इन्हें बिल्कुल ना समझिए कि घर द्वार छोड़ के हम चले जाएं और जाके कहीं जंगल में बैठे रहे। पेड़ क्या, कहाँ बैठेंगे? कितना देर बैठेंगे? पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे, राम राम जपेंगे? उसको कोई तात्पर्य तो है नहीं कि बैठ के हम राम राम जप रहे हैं। मोक्ष में भगवान है, भगवान क्या प्रकट हो जाएंगे क्या? भगवान, ये जो व्यवस्था बनाई गई है वो सबसे बड़ा धर्म का मतलब कर्तव्य की जो व्यवस्था बनाई है, उसका कर्तव्य करने के लिए बनाई है, बैठने के लिए नहीं बनाई है। तो ये हमारे, लेकिन अब इसकी व्याख्या अलग अलग लोग करेंगे। साधु संतों के यहाँ जाइएगा तो कुछ व्याख्या करेंगे, अधकचरे दिमाग वाले कुछ व्याख्या करेंगे, कुछ धर्म को कहेंगे कि आपका हिंदू धर्म है, ये धर्म है, उसके और अधकचरा कहेंगे। तो अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से अज्ञानता के नाते वो बहुत चीज़ों को करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ों को किसी को मानिए मत, हमारे भी मत मानिए, लेकिन आप मनन करिए कि धर्म का क्या अर्थ है, कर्म का क्या अर्थ है, भोग क्या अर्थ है, तो मोक्ष का क्या अर्थ है, ये आपको सब पता लग जाएगा कि आप खुद ही जीवन में इन चीज़ों को पता ले। तो अब मैं आ रहा हूँ इस शिक्षा पर। ये जब जीवन के हमारे एक तरह से हमारे जीवन, पूर्ण जीवन को, जो 100 साल का जीवन है उसको, या 150 साल का जीवन, 200 साल का जीवन, जितने भी जीवन हो, या 50 साल का जीवन, जितना भी जीवन हो, उसमें ये 4 चीज़ें आपको समाहित हैं आपके जीवन में। तो ये जो 4 चीज़ें समाहित है, तो हमारा शिक्षा का जो आधार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इन्हीं 4 चीज़ों को हम प्राप्त कर सकें, तो मेरा पुरुषार्थ साबित हो जाएगा, हमारा पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। तो अगर हमारा पुरुषार्थ सफल है, पुरुषार्थ साबित है, तो इन चीज़ों को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो उसके लिए हमको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब ये हमारी भारतीय पद्धति है शिक्षा का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये मकाले का पद्धति है नहीं। मकाले की पद्धति है कि एक समान सबका शिक्षा दे दो और उसके बाद सबको कहो कि कोई काम में उनको थोड़ी स्किल दे दो कि कोई कमाए और कमाए, बस पैसे के पीछे भागते रहे और पैसे से जितना वो प्राप्त कर सकते हैं जीवन में वही है। तो मकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो ये है कि पैसा कमाने का हुनर सीख लो, नौकरी करने का हुनर सीख लो और फिर दास्ता का हुनर सीख लो ताकि धन आवे। और कोई मतलब नहीं है, किसी तरह तुम्हारे पास धन आवे और उस धन से अपने जीवन को चलाओ। और जब धन खत्म हो जाए तो कष्ट सहो, दुख सहो, पीड़ा सहो और उसके बाद मर जाओ, बस
ये है उनकी शिक्षा में। जबकि हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल उलट है धर्म का। इसमें तो धर्म का तो नंबर 2 स्थान है। और धर्म का क्या व्याख्या किया कि धर्म की धन की क्या जरूरत है? धन भी है, तो जैसा मैंने कहा है कि अर्थ तो है, धर्म के बाद अर्थ, तो अर्थ के तो महत्व है ही पहले कब है, लेकिन अर्थ की महत्ता को भी नहीं समझा। लेकिन केवल अर्थ का महत्व हमारे भारतीय विद्या पद्धति में नहीं है। केवल अर्थ कमाइए और ऐसी शिक्षा लीजिए, केवल अर्थ तो केवल अर्थ का तो आप देख लेंगे जितने, ऐसा तो है नहीं कि अर्थ कमाने वाले जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बिल्कुल उनको तो सारा ये सब चीज़ का भोग कर ले रहे हैं। आधे भोग का सामान्य भोग का भी अगर समझिए तो सब तो डायबिटीज और बीमारी और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये वो बीमारी है। और सुख का आधार ये है कि सब जितने पैसे कमा लिए हैं, सब पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है, कहीं बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, बच्चे किसी की बात नहीं मानते हैं, पत्नी नहीं मानते हैं, पूरा जीवन जो है सब हो गया। उन्होंने पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, सरकारी नौकर बन गए, पैसा आया, खूब लोगों ने घूस भी कमा लिया, इंजीनियर डॉक्टर बने, सब घूस खा को पैसा आ गया। पूरा परिवार देखिए कि हाहाकार मचा हुआ है, जैसे मशीन की तरह से उसी पैसे की तरफ भाग रहे हैं। और घर न कहीं इधर उनको सुख का है, न सुख है और न समृद्धि है। समृद्धि का मतलब यह है कि चार तो चौतरफा, केवल धन की समृद्धि नहीं है। तो ये हमारे इन लोगों ने जो बकाले और भारतीय शिक्षा पद्धति का, ये समझिए दोनों का ये बहुत बड़ा भेद है। तो उसी हिसाब से हमको शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी शिक्षा का अभी तक में 75 साल तो हो गए, भारत में कोई ऐसा हमारे पुरुषार्थ को ध्यान में रख के कोई शिक्षा पद्धति विकास नहीं किया गया। तो चलिए, उसको नहीं किया गया तो मैं ये आज के देश के पॉलिटिशियन जिस स्तर के हैं उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पुरुषार्थ से संबंधित शिक्षा पद्धति का विकास करने में सक्षम होंगे। खैर मैं तो नहीं विचारता, उनकी जो क्षमता है और उनकी जो सोच है, उनको तो सत्ता का भोग का एक ही चीज़ जानते हैं कि ज़्यादा सत्ता का भोग करना। तो सत्ता के भोग की प्रवृत्ति होती है, तो सत्ता के भोग के हिसाब से सारा वो काम करते हैं, जो चीज़ उनको लाभदायक है तो वही काम करते हैं। तो उनसे तो उम्मीद आप नहीं करें, लेकिन फिर भी जो है चलिए हम उसी को मानते हैं। अब इसमें गांव के स्तर पर तो हम लोग अगर इस बात को हमारी ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति अभी भारत वहीं ग्रामीण स्तर में विद्यमान है और कहीं तो रहने गई है भारत की सभ्यता संस्कृति। अब गांव के स्तर पर अगर हम सोचें तो वहाँ अगर हमारे ग्राम पंडित होते गांव स्तर पर, तो कोई ये जो विद्यालय है, विद्यालय शिक्षा तो अपना सरकार चला रही, लेकिन ग्राम पंचायत के गांव के लोग अपनी शिक्षा, इस तरह के बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, ग्राम पंडित रहता है तो वो कहता है कि भाई खाली ठीक है, वो विद्यालय शिक्षा है, आप उसको सीखिए, समझिए, नौकरी करिए, जो चलिए उसको करते रहिए। लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, वो जो शिक्षा देता है कि परिवार कैसे चलाया जाए, परिवार के लोगों को या बड़े को कैसे सम्मान किया जाए, छोटों को कैसे प्यार किया जाए, वृद्धों को कैसे सम्मान किया जाए, या परिवार में किस तरह से हम लोग सामूहिक बैठ के मेल जोल रखें, किस तरह से हम नैतिक सिद्धांतों पर बात करें, किस तरह से तो ये समाज को बनाने का, समाज को चलाने का, और फिर हम अपने क्या योगदान कर सकें, ये शिक्षा तो ग्रामीण लोग खुद भी, ग्राम पंचायतें अपने स्तर से ऐसा कर सकते हैं। उनको कोई रोक नहीं, इसीलिए शिक्षा का विषय दिया गया और ये सब शिक्षा का ही अंग है। तो ये शिक्षा अगर ग्राम पंचायतों को है, लेकिन ये ग्राम पंचायतों तो जो सरकार के जियो पर चलती है, जो सरकार का आदेश जारी होगा वही होगा। सरकार का जियो होगा कि विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय है तो प्रधान जी जाके चेक करें, तो प्रधान जी चेक करेंगे, उसमें बात बाकी और कोई तो उनको पास पावर रहेगा नहीं। उसी तरह से मास्टरों की चेकिंग करें। अभी बताइए, आजकल चल रहा है कि मास्टरों की चेकिंग होगी शिक्षा की, जो स्कूल में जो मास्टर आ रहे हैं। अब ये शिक्षक है वो, आप वो उस तरह के गुरु वाली शिक्षा पद्धति तो रहेंगे। आप ये पढ़ते हैं, ये भी पैसे के लिए पढ़े, इनको कोई वो शिक्षा तो मिली नहीं, हमारी जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति तो मिली नहीं। ये भी अपना पढ़ाई करते थे, कोई एमए कर रहा था, कोई बीए पढ़ रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, बीएड कर रहा है, मतलब बेरोजगारी थी। तो रोजगार पाने के लिए उसने अपने को जहाँ भी रोजगार मिल जाए बहुत जगह कोशिश किया,
कहीं नहीं मिला था। शिक्षक जहाँ भी मिल जाए उसी तरह 20 रोजगार में कोशिश करता है, टीचर बनने का, स्कूल बनना है, सरकारी नौकरी पाने का, ग्राम सेवक बनने का, बीडीओ बनने का, एडीओ बनने का, सब बहुत सारे कोशिश करता है। अब उसको मिल गया है, जो नहीं मिला शिक्षक बन गया। तो वो तो एक शिक्षक, वो कोई शिक्षक तो ही नहीं, वो तो एक मिल गया उसको एक नौकरी, और वो नौकरी पा गया। तो जो नौकरी पाने का जो धंधा है वही करता है, तनख्वाह पाता है और अपनी खाना पूरी करता है। और जो बताया गया कि ये पढ़ा देना, वो किताब निकालता है, पढ़ा देता है। उसमें जितना मतलब उसमें चोरी छिपे अगर चेकिंग नहीं होता ये पढ़ाएगा नहीं, अगर चेकिंग होती है तो ज़्यादा नियमित रूप से आएगा। अब तमाम शिक्षक विद्यालय में लोगों की पत्नियाँ लोगों ने नौकरी दिला दी है, वो पत्नियाँ रहती हैं शहरों में, कस्बों में, और स्कूल में कभी पहुंच गई अपने जगह पर किसी और रखी हैं। तो इस तरह से जब ये समस्या आई तो इन्होंने, सरकार ने समझा कि ये तो स्कूल जाती नहीं है, तो इनको जो है डिजिटल हाजिरी का शुरुआत किया। अब संगठन प्रधानों शिक्षकों का संगठन है, उन्होंने हल्ला किया, साहब डिजिटल संगठन करेगा तो हम लोग हड़ताल कर देंगे। अब बताइए, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय जो ग्राम को अपने लिए दिया गया है और ग्राम वाले अपना शिक्षा का व्यवस्था चलाते, तो वो कभी ये संभव था कि इस तरह से कोई शिक्षक वहाँ आके कहेगा हम नहीं पढ़ाएंगे या आंदोलन करेंगे या हड़ताल करेंगे? अपना सिस्टम को अगर शिक्षा का विकसित करता है गांव वाला, तो उनको अगर एक भी आदमी अपने आचरण के हिसाब से काम नहीं कर रहा, अपने ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको हटाता, दूसरा रखता, तीसरा रखता, चौथा, जिसको 1 मिनट में उसको हटा देता, क्योंकि उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये शिक्षा तो इतना महत्वपूर्ण विषय है, और इतना महत्वपूर्ण विषय है, वो गांव के पंचायतों के पास न होके इन अधिकारियों को अपने शिक्षा का अधिकारियों से और राजधानियों से शिक्षा का संचालित कर रहे हैं। और देख लीजिए क्या है। और आज इन सबों ने, सब ने आज शिक्षा का मतलब आजकल ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह से सर्टिफिकेट ले लो, वो सर्टिफिकेट चाहे नकल से ले लो, चाहे घूस देने से भी सर्टिफिकेट मिलता है, घूस दे दीजिए और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नकल से ले लो, घूस दे दो, जाओ न जाओ, किसी तरह से सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट ही शिक्षा जो भारत में 75 सालों में विकसित हुआ है, ये समझ लीजिए कभी भी इस देश के जो नागरिक हैं, हमारे आने वाले भविष्य के नागरिक, उनसे ये उम्मीद करिए कि इस देश को सोने की चिड़िया बना दें, जो कहते हैं, असंभव है, सोच भी नहीं सकते। हो क्या रहा है कि ये तो शिक्षा व्यवस्था एकदम नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सर्टिफिकेट ही शिक्षा है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट ही, लेकिन एक समाज में एक बहुत बड़ा एक अच्छा 5% 10% का वर्ग है जो कि प्राइवेट शिक्षा से अपने को विकसित कर रहा है, और वो खूब पैसा हो लोगों के पास है, खर्च कर रहे हैं। हमेशा समझ लीजिए देश में वही लोग शासक बनेंगे, वही लोग रूल करेंगे, भले एमएलए एमपी कोई बन जाए, इनको परवाह मत करो, एमएलए एमपी नहीं बन सकता है, मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, नियम व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को नहीं करें, नियम व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब नियम व्यवस्था, जो नियम वो बनाएंगे वही, तकनीकी व्यवस्था, सब उनके ही हाथों में रहेगा। और ये भारत कहने को आज़ाद है, लेकिन 90% लोग उन्हीं के गुलामी के लिए काम करते रहेंगे इस शिक्षा पद्धति से। लेकिन अगर इस शिक्षा पद्धति को आप गांव पंचायत सरकार बनाइए, गांव को दे दीजिए, देखिए धीरे धीरे आपको 10 साल में सारा का शिक्षा पद्धति कायाकल्प होगा। ये विद्यालय शिक्षा रखिए, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्राम पंडित होगा वो एक तरह से अब उसको इस तरह से तैयार किया जाएगा, और गांव के लोगों से एक वो जो शिक्षा विकसित करेगा, हर बच्चा गांव का समझ लीजिए पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। और जब व्यक्तित्व का उसका विकास होने लगा तो वो कोई किसी के नौकर बनना वो पसंद नहीं करेगा, अपने गांव में रहेगा, अपनी ही शिक्षा से, अपनी ही कुशलता से, अपने ही जो सीख के वो इतना कुछ कर देगा। जैसे हमारे ग्रामीण गांव में रहते थे, कोई नौकरी करना का अपमानजनक समझते थे, कोई नौकरी नहीं करता। वो गांव और ये गांव हमारे ग्राम पंडित गांव के लोगों के साथ मिलके ऐसे शिक्षा का विकास करते हैं, और करेंगे कि आप देखिएगा कि यही गांव यही शिक्षा से प्राप्त करके उसी गांव में शिक्षा प्राप्त करके वो करके वो गांव को स्वर्ग बनाने में सक्षम होंगे, और फिर कोई उनको गुलाम नहीं बना पाएगा। स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र रूप से आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगी,
अपना कर्तव्य निभाएंगे और पूरी तरह से मैंने कहा कि अपने पुरुषार्थ का विकास, और जो पुरुषार्थी बनेंगे तो हर चीज़ सुख उनका पैरों पर रहेगा। तो ये हमारा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्राम पंडितों का हर विषय पर ग्राम पंडित रहेंगे तो गांव अपने पूर्ण रूप से विकसित होंगे और निश्चित रूप से गांव स्वर्ग बनेंगे। धन्यवाद साथी।